स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने विशेषण को पढ़ा था और विशेषण को पढ़ने के बाद आज हम लोग आविकारी शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आविकारी शब्द क्या होते हैं इनको समझेंगे और पहले आविकारी शब्द यानी क्रिया विशेषण को आज पूरी तरीके से इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने शब्द वाला जो वीडियो है उसे ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वहीं से आविकारी शब्द पर चर्चा की थी हमने। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अविकारी शब्द। ये अविकारी शब्द होते क्या हैं? एक-एक करके इनकी परिभाषा को देखें। जैसे शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। अविकारी का यदि हम लोग विच्छेद करेंगे तो बनेगा आ प्लस विकार। आ प्लस विकार। आ का अर्थ होता है बेटा नहीं। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। आ का अर्थ होता है नहीं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहीं से अविकारी शब्द की परिभाषा बनी, वे शब्द जिनमें या जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल इत्यादि के आधार पर कोई विकार, विकार का यहाँ पर अर्थ है बेटा परिवर्तन से, कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द की परिभाषा क्या बनी? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अविकारी शब्द का बेटा एक दूसरा भी नाम है। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द का एक दूसरा भी नाम है। क्या नाम है बेटा? अव्यय। अव्यय। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं बेटा? अव्यय कहते हैं। अव्यय को देखें, अगर अव्यय का विच्छेद करें तो अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। आ धन व्यय। आ का अर्थ तो आपको पता है। आ का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में। आ का अर्थ होता है नहीं। व्यय का अर्थ होता है खर्च या फिर टुकड़े, या फिर टुकड़े। तो यहीं से अव्यय की भी परिभाषा बनी। ऐसे शब्द जिनके खंड या फिर टुकड़े ना किए जा सके। ऐसे शब्द जिनके खंड या टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं बेटा? अव्यय। या तो आपसे अव्यय पूछ लिया जाए या अविकारी शब्द पूछ लिया जाए। परिभाषा से भी प्रश्न बनते हैं। परिभाषा कैसी आती है पेपर में? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे अविकारी शब्द कहलाते हैं। फिर आप क्या कहेंगे? अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय। क्या कहते हैं बेटा? अव्यय। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अगर अविकारी शब्दों के भेदों पर चर्चा करें तो इस भेद को लेकर, इन भेदों को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। सभी का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों के अनुसार अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसके 5 भेदों पर भी चर्चा करी है। अगर हम बात करें अविकारी शब्दों के भेदों की, तो अविकारी शब्द का जो पहला भेद है उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद है उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। फिर बेटा तीसरा आएगा समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा आएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। और 5वें क्रम में क्या आएगा बेटा? निपात। तो अविकारी शब्दों के या फिर अव्यय के, दोनों बात एक ही। अभी हमने आपको बताया अविकारी शब्द कह लें या फिर अव्यय कह लें, दोनों अर्थ एक ही देते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं बेटा? तो आप कहेंगे 5 भेद हैं या फिर 4 भेद हैं। अगर आपको 4 और 5 दोनों ऑप्शन में मिले तो आप 4 पर सही टिक करेंगे। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं बेटा? 4 या 5 भेद हैं, जिनमें से सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है बेटा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है बच्चा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है बेटा विस्मयादि बोधक अव्यय, और 5वां और अंतिम हम लोगों ने देखा क्या बेटा? निपात। तो ये थे बेटा हमारे, क्या थे बेटा? ये हमारे थे अविकारी शब्द। क्या थे? अविकारी। आज की क्लास में हम लोग इस पहले अविकारी शब्द को कंप्लीट करने वाले हैं।
जिसका नाम है क्रिया विशेषण। नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्रिया विशेषण। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रिया विशेषण को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, किस प्रकार क्रिया विशेषण को पहचानेंगे वाक्य में। वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचानने के तरीके क्या हैं, किस प्रकार के क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग पहला देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्या नाम है बेटा? क्रिया विशेषण। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला हम लोग देखने वाले हैं अविकारी शब्द, जिसका नाम है बेटा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नाम से ही समझ में आ रहा होगा। विशेषण का अर्थ होता है बेटा विशेषता बताना, और किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। तो ऐसे अविकारी शब्द या ऐसे अव्यय या फिर ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहीं से परिभाषा बनेगी, जिस शब्द से किसी क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह विशेषण क्रिया से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है बेटा। सबसे पहले तो क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखी है। क्या परिभाषा लिखी है? तो ये परिभाषा लिखी है कि जो शब्द या वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अगला पॉइंट क्या लिखा है? क्रिया विशेषण जो है, जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया से ठीक पहले प्रयोग में लाया जाए। अगर वाक्य के स्ट्रक्चर को देखें, संरचना को देखें, तो ये फिर कर्ता होगा बेटा, कर्ता होगा। या फिर ऐसे समझ ले, जहां कहीं भी आपको क्रिया लिखी मिल जाए, क्रिया लिखी दिख जाए, तो क्रिया के ठीक पहले आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा बेटा? क्रिया विशेषण। क्या मिलेगा बेटा? क्रिया विशेषण। तो अगर हम बात करें बेटा वाक्य में, जैसे आपसे पहचानने को कह दे कि पहचानिए क्रिया विशेषण कहाँ है, तो सबसे पहले आप क्रिया विशेषण को ढूंढने के बजाय क्रिया को ढूंढना पसंद करेंगे, क्योंकि क्रिया को ढूंढना आपके लिए सहज और सरल होगा। और क्रिया के ठीक पहले आपको क्या लिखा मिल जाएगा? क्रिया विशेषण लिखा मिल जाएगा। अब हम दो तीन चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, दो तीन वाक्यों से, दो तीन उदाहरणों से आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वाक्य में आप कैसे पहचानेंगे क्या क्रिया विशेषण है, कैसे इसका प्रयोग किया गया है। तो अगर उदाहरण देखें बेटा, हम लोग दो तीन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला उदाहरण, सीता पढ़ती है। क्या लिखा है बेटा? सीता पढ़ती है। तो आपने कहा सीता, तो सीता यहां पर हो गई संज्ञा, संज्ञा हो गई। पढ़ना बेटा यहां पर क्रिया हो गई, और पीछे आप पढ़ चुके हैं है क्या हो गई बेटा? सहायक क्रिया। क्या हो गई बेटा? सहायक क्रिया। तो क्या आपके सामने जो पहला वाक्य लिखा है सीता पढ़ती है, इसमें आपको कहीं पर भी क्रिया विशेषण मिला? तो ये कैसे पहचानेंगे? क्रिया के ठीक पहले देखिए क्या क्रिया विशेषण मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है, ये साधारण वाक्य है। और अब हम लोग एक क्रिया विशेषण का वाक्य इसी से मिलता जुलता लिखेंगे ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। लिखा है वाक्य, सीता धीरे धीरे, सीता धीरे धीरे पढ़ती है। क्या वाक्य लिखा है बेटा? सीता धीरे धीरे पढ़ती है। तो यहां पर आपने कहा भैया सीता क्या हो गई? संज्ञा हो गई। पढ़ना यहां पर क्या हो गया बेटा? क्रिया हो गया। है क्या हो गया बेटा? तो आपने कहा सहायक क्रिया। सीता पढ़ती है, पर पढ़ने का काम वो कैसे कर रही है? पढ़ना क्रिया हो गई, कैसे पढ़ रही है? तो कह रहे हैं धीरे धीरे पढ़ रही है। तो पढ़ तो रही है, पर पढ़ने की विशेषता कैसी है? धीरे धीरे पढ़ रही है। तो वाक्य में जो धीरे धीरे है वो क्या हो गया बेटा? क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया बेटा? क्रिया विशेषण हो गया। वाक्य में जो धीरे धीरे आ गया वो क्या हो गया बेटा? क्रिया विशेषण हो गया। तो इस वाक्य में अगर आपसे कोई पूछे क्रिया विशेषण क्या है, तो आप कहेंगे धीरे धीरे। कैसे पहचाना? सबसे पहली बात तो ये जो धीरे धीरे है वो किसके लिए प्रयोग में आया है? सीता के लिए कि पढ़ने के लिए? आपने कहा पढ़ने के लिए। धीरे धीरे पढ़ती है, पढ़ने के लिए आया है। और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो क्रिया की जो विशेषता बताएं उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। पहला तरीका तो आपने ऐसे पहचाना। दूसरा, आपने क्रिया को ढूंढा,
जैसे ही क्रिया को ढूंढ लिया, क्रिया के ठीक पहले आने की कोशिश करी, और जैसे ही आपको क्रिया के ठीक पहले आएंगे आपको क्या लिखा मिल जाएगा, क्रिया विशेषण आपको लिखा मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब एक वाक्य और लिखते हैं, सीता बहुत धीरे धीरे पढ़ती है। सीता बहुत धीरे धीरे पढ़ती है। अब इस वाक्य का हम अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे कि इस वाक्य में किन किन अवयवों का, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सीता यहां पर हो गई बेटा संज्ञा, आपने कहा भैया संज्ञा हो गई। बेटा पढ़ना यहां पर क्रिया हो गई, और है यहां पर क्या हो गया बेटा, सहायक क्रिया। है क्या हो गया, सहायक क्रिया। धीरे धीरे की अगर बात करें तो ये क्रिया विशेषण। क्या है बेटा, क्रिया विशेषण। और कितना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो क्या ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा? तो जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण ही कहते हैं। जैसे हम लोगों ने विशेषण में देखा था, जो विशेषण की विशेषता बता रहे थे उन्हें बेटा हम लोगों ने प्राविशेषण कहा था, किंतु जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण फिर से समझते हैं। पढ़ना क्रिया हो गई, कैसे पढ़ती है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे में भी कितना, बहुत धीरे धीरे। जैसे राम सुंदर था तो सुंदर विशेषण हो गया, और बहुत सुंदर था तो वो प्राविशेषण बहुत हो गया था। लेकिन क्रिया में ऐसा नहीं होता है। क्रिया में जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें भी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण ही कहते हैं। तो इस पॉइंट को यहां पर लिख लें, या फिर जहां कहीं आपको जगह मिले वहां पर लिख लें। क्या लिखेंगे, जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं, उन्हें भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। उन्हें भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। क्रिया विशेषण ही कहते हैं। क्या बताया हमने, जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। तो हम लोगों ने बेटा क्या देखा, हम लोगों ने देखा क्रिया विशेषण। क्या देखा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। दो चार पांच उदाहरण देख लिए क्रिया विशेषण के, कि क्रिया विशेषण को आप वाक्य में कैसे पहचानेंगे, कैसे इसके प्रयोग को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके आगे बेटा हम लोग देखने वाले हैं क्रिया विशेषण के भेद या उपभेदों पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्या देखने वाले हैं, क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लोगों ने अव्यय देखा, अविकारी शब्द देखा। तो अविकारी शब्द की परिभाषा देखी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। फिर अविकारी शब्दों के बाद बेटा हम लोगों ने अविकारी शब्दों के भेदों पर चर्चा करी। अविकारी कहें चाहे अव्यय कहें, बात एक है। अव्यय के 4 और 5 भेद होते हैं। उनमें सबसे पहला था बेटा क्रिया विशेषण, दूसरा था समुच्चय बोधक, तीसरा था संबंध बोधक, चौथा था विस्मयादि बोधक, और पांचवा क्या था, निपात था। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया विशेषण को पढ़ा। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिया प्लस विशेषण। क्रिया यानी काम करना, विशेषण यानी विशेषता बताना। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर इसके बाद एक उदाहरण से हम लोगों ने क्रिया विशेषण को समझा, और यह भी बताया कि क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया के पहले प्रयोग में लाया जाएगा। तो क्रिया ढूंढेंगे उसके पहले आपको क्रिया विशेषण मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के क्या देखने वाले हैं, प्रकार। तो क्रिया विशेषण के प्रकार अर्थ के आधार पर भी देखेंगे, प्रयोग के आधार पर भी देखेंगे, और बेटा रूप के आधार पर भी देखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण का वर्गीकरण।
कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, पेपर में प्रश्न आने की संभावना रहती है। पहला हम लोग देखेंगे बेटा रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। दूसरा बेटा हम लोग देखने वाले हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। और तीसरा और अंतिम देखने वाले हैं बेटा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वो बेटा होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है मूल, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है कारण। पहला कौन सा आता है? मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण। दूसरा आता है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा क्या आता है बेटा? कारण क्रिया विशेषण। तो बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया विशेषण का पहला भेद पर चर्चा करी है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भैया रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा क्या हो गया? कारण क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर भी बेटा तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। प्रयोग के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? तीन, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। पहला कौन सा हो गया बेटा? साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा हो गया बेटा संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण। और तीसरा हो गया अनुबद्ध। कौन सा हो गया बेटा? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो सबसे पहला रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हो गए, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा कारण क्रिया विशेषण। फिर प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण के तीन भेद हो गए, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अंतिम है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और बेटा अब हम लोग देखने वाले हैं किसके आधार पर? अब हम लोग देखने वाले हैं अर्थ के आधार पर। आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रश्न की यही सर है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। सबसे पहले अगर हम भेद की चर्चा करें तो आएगा स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आएगा बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आएगा बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा और अंतिम बेटे आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद देखे? चार भेद देखे अर्थ के आधार पर। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा कौन सा हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का वर्गीकरण करा, क्रिया विशेषण की परिभाषा देखी, क्रिया विशेषण का कहां पर प्रयोग किया जाएगा उसको भी देखा और क्रिया विशेषण का वर्गीकरण है। तो आज की क्लास में और यही सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेदों पर चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के बेटा कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे अर्थ के आधार पर सर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। सबसे पहले आपको सामने लिखा दिख रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कौन सा है बेटा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये है क्रिया विशेषण के भेद। आज की क्लास में हम इन्हीं चारों भेदों को पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया विशेषण का पहला भेद, अच्छा कोई पूछे क्रिया विशेषण के भेद जो आप बता रहे हैं चार, ये किसके आधार पर है? तो आप कहना अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। उन चार भेदों में सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा आएगा बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा काल का अर्थ क्या होता है, तो हमने पहले ही बता रखा है आपको।
जो काल का अर्थ होता है वो होता है समय। क्या होता है बेटा? समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखा है बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे काल का अर्थ सर आपने बताया था समय। समय। काल का अर्थ क्या बताया था? समय। तो जो शब्द क्रिया के होने के समय की जानकारी देते हैं कौन सा विशेषण कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा बनेगी, जो शब्द क्रिया के होने के समय की जानकारी देते हैं, समय की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहेंगे? तो आप कहेंगे जो शब्द क्रिया के होने की समय की जानकारी को देते हैं क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों पर भी अगर चर्चा करना चाहें तो कुछ उदाहरण क्या होंगे? जैसे कल, जैसे आज। वाक्य में आपको अगर अवधि मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? अवधि। अवधि का मतलब समय होता है, इतनी अवधि दे दीजिए, इतना समय दे दीजिए। फिर या फिर वाक्य में आपको महीने मिल जाएं, महीनों के नाम मिल जाए। जैसे मोहन जनवरी में आएगा। कब आएगा? जनवरी में। तो जनवरी का एक समय होता है, तो ये जो समय है वो किसके अंतर्गत आएगा? कालवाचक। या फिर सप्ताह के दिनों के नाम मिल जाएं, मोहन कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा। या फिर आज, कल। अगर आपको कभी भी ये शब्द मिल जाएं तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात जानकारी दे रहे हैं? समय की जानकारी दे रहे हैं। अगर उदाहरण देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। सीता कल बाजार जाएगी। सीता कल बाजार जाएगी। ये एक वाक्य लिखा है और आपको इसमें क्रिया विशेषण पहचानना है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा काम करेंगे, इसमें कर्ता पहचानेंगे, संज्ञा पहचानेंगे। तो संज्ञा कौन हो गई? सीता। और इसे हम लोग कर्ता भी कह सकते हैं बेटा। ये जो सीता है ये क्रिया को कब कर रही है? तो आप कहेंगे सीता जाने की क्रिया कर रही है। कौन सी क्रिया कर रही है? जाने की। जाएगी ये क्रिया कर रही है। और ये क्रिया कब कर रही है? तो कहा ये कल कर रही है। कब कर रही है? कल। तो ये जो क्रिया करेगी ये कब करेगी? कल करेगी। तो क्रिया के समय की जो जानकारी देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी कौन से? कालवाचक। तो वाक्य में ये कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है कल। कौन सा है बेटा? कल। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? कैसे पहचाना? सीता संज्ञा हो गई, क्रिया जाएगी हो गई, और क्रिया कब होगी? कब होगी क्रिया? तो कहा क्रिया कल होगी। क्रिया अभी नहीं हो रही है, जाने का काम कब करेगी? कल करेगी। ये जो कल है ये कौन सी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गया? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। दूसरा एक उदाहरण और देखते हैं। मैं 4 बजे पढ़ूंगा। मैं 4 बजे पढ़ूंगा। तो जो मैं है वो हो गया कर्ता या फिर हो गया सर्वनाम। मैं क्या हो गया? सर्वनाम या फिर हो गया कर्ता। पढ़ना हो गया क्रिया। पढ़ना क्या हो गया बेटा? क्रिया। और ये जो क्रिया है ये कब होगी? तो आपने कहा ये क्रिया होगी 4 बजे। कितने बजे होगी? 4 बजे होगी क्रिया। तो बेटा आपको पता है जो क्रिया के होने की समय की जानकारी देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस वाक्य में जो 4 बजे है क्या है बेटा? 4 बजे ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और ये क्रिया विशेषण में किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत? तो आप कहेंगे कालवाचक। तो क्रिया विशेषण का पहला भेद, जैसे हम लोगों ने कालवाचक क्रिया विशेषण कहा, काल का अर्थ होता है समय, जो क्रिया के होने की समय की जानकारी देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और उदाहरण आपके सामने लिखा है। वाक्य में अगर आपको ये चीजें मिल जाएं तो आप पहचान जानिएगा भैया कि किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा रीतिवाचक। क्या है बेटा?
रीतिवाचक। अगला जो क्या है बेटा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो आ गया बेटा रीतिवाचक। कौन सा आ गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा आ गया, रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब होता है तरीका, ढंग। कहते नहीं है ये रीत है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ का तरीका है, इसको मानना ही मानना पड़ेगा आपको। रीत का मतलब क्या होता है, तरीका या फिर ढंग। जो शब्द क्रिया के होने के ढंग या फिर तरीके की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे भैया रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग या फिर तरीके की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। लिखा है मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन यहां पर हो गया संज्ञा कह दे बेटा या कर्ता कह दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया को करने वाला मोहन ही है। चलता है यहां पर हो गई बेटा क्रिया, और चलता भी कैसे है, धीरे धीरे। तो क्या ये क्रिया को करने का तरीका बता रहा है, क्रिया को करने का क्या बता रहा है, तरीका। तो जो क्रिया को करने का तरीका बताएगा वो कौन सा क्रिया विशेषण कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा देखते हैं बेटा उदाहरण, जैसे सीता जल्दी जल्दी पढ़ती है। सीता जल्दी जल्दी पढ़ती है। तो आपने कहा इसको कैसे पहचानेंगे, तो सीता यहां पर हो गई कर्ता यानी कि हो गई संज्ञा, कर्ता हो गई या फिर हो गई बेटा संज्ञा। पढ़ती हो गई यहां पर क्रिया, और क्रिया के ठीक पहले क्रिया कैसे कर रही है, जल्दी जल्दी कर रही है। क्रिया के करने का तरीका बताया जा रहा है, क्रिया के करने का ढंग बताया जा रहा है। तो जब भी आपको क्रिया के करने का तरीका या ढंग बताया जाएगा, कौन सा क्रिया विशेषण कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपके जल्दी जल्दी के रूप में इस वाक्य में प्रयोग में लाया गया है। तो ये दूसरा भी हमारा क्रिया विशेषण खत्म हो गया, जिसे हम लोगों ने रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा। तीसरा बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानवाचक। स्थान का मतलब तो आप जानते ही हैं, जगह होती है। स्थान का मतलब क्या होता है, जगह। और क्रिया विशेषण तो क्या बताएगा, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या फिर जगह की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो तीसरा जो क्रिया विशेषण था वो क्या था बेटा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान जगह की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण में कौन से हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मोहन कमरे में बैठा है। मोहन कमरे में बैठा है, छोटी सी बात है। मोहन यहां पर कौन हो गया, मोहन हो गई संज्ञा आपने कहा। बैठना यहां पर क्या हो गया बेटा, क्रिया हो गई। और बैठने की क्रिया कहां पर की जा रही है, किस स्थान पर की जा रही है, तो कहा कमरे में। ये जो कमरा है ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये जो में है ये कारक क्या है बेटा, कारक। क्या है बेटा, कारक। तो जहां पर भी क्रिया की जा रही होगी वो क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे सीता
सीता बस में खड़ी है। सीता बस में खड़ी है। तो सबसे पहली बात जो सीता है वो क्या हो गई बेटा, आपने कहा संज्ञा हो गई सर। खड़ी हो गई बेटा क्रिया, और क्रिया कहां पर की जा रही है खड़े होने की, तो कहा बस में। तो ये बस हो गया बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और में तो आपका कारक हो गया। क्या हो गया, में क्या हो गया, कारक। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है। मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, ये वाक्य लिखा है। अब इस वाक्य को पहचानने की कोशिश करेंगे। मोहन यहां पर हो गई संज्ञा या फिर हो गया कर्ता। उड़ाना बेटा हो गई क्रिया। क्या हो गई, क्रिया हो गई। और कहां पर उड़ाने का काम कर रहा है, कहां पर कर रहा है, तो आप कहेंगे छत पर कर रहा है। ये जो छत है बेटा वो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और पर जो है वो कारक हो गया। तो क्या आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि जब भी में और पर, में और पर वाक्य में मिल जाएगा तो 99% में और पर जब भी वाक्य में मिल जाएगा तो 99% जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान से देखें, में भी है, इधर में है और इधर क्या है, पर। में और पर क्रिया के होने की जानकारी देते हैं। इस बात को आप याद रखना कि क्रिया कहां पर संपन्न की जा रही है। तो ये जो तीसरा क्रिया विशेषण था बेटा, ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम बेटा जो हमारा क्रिया विशेषण आ गया वो हो गया परिमाणवाचक। कौन सा हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा है बेटा, अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक। कौन सा है बेटा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। किसकी मात्रा बताएंगे, साधारण सी बात है, क्रिया विशेषण की। जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो आपने कहा भैया जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ शब्दों को आप याद रखिएगा, ये आपको जरूर मिलेंगे, जैसे थोड़ा, जैसे थोड़ा, जैसे ज्यादा, जैसे कम, जैसे जरा, जैसे बहुत, जैसे जरा सा, जरा सा। ये जब भी आपको मिल जाए वाक्य में आप समझ जाना कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखते हैं उदाहरण से, तब आपको समझ आएगा। उदाहरण अगर लिखने की कोशिश करें, मोहन कम खाता है। मोहन कम खाता है। तो बेटा मोहन यहाँ क्या हो गई, संज्ञा हो गई या कर्ता हो गया। खाता हो गई यहाँ पर क्रिया, और बेटा क्रिया कितनी की जा रही, कितनी, जब भी कहां आ जाए तो स्थानवाचक समझ जाना, कहां हो रही है क्रिया तो स्थानवाचक, ठीक है। कब हो रही है तो कालवाचक, और कितनी हो रही है तो परिमाणवाचक। तो मोहन खाता है, कितना खाता है, बहुत कम खाता है। तो जो कम है वो हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो गया, परिमाणवाचक, ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं, तुम बहुत बोलते हो। तुम बहुत बोलते हो। तो बेटा तुम यहां पर हो गया सर्वनाम या फिर कर्ता, बोलना हो गई क्रिया, कितना बोलते हो तो कहा बहुत बोलते हो। तो ये जो बहुत है वाक्य में ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हम लोगों ने बेटा क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े। अगर 1 मिनट में हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आप कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के चारों भेद लिख लेते हैं। पहले हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण,
तीसरा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 क्रिया विशेषण पढ़े हम लोगों ने अर्थ के आधार पर। उससे पहले हमने आपको क्रिया विशेषण बताया था, तो क्रिया विशेषण कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे वाक्य के पहले, माफी चाहते हैं, क्रिया के पहले हमको क्या मिलेगा, क्रिया विशेषण देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्रिया ढूंढेंगे और फिर उसके आगे आप ढूंढने और खंगालने का प्रयास करेंगे कि क्रिया विशेषण लिखा कहाँ है। तो स्थानवाचक कैसे है, तो पहले देखोगे क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है। तो क्रिया के होने के स्थान की जानकारी जो देते हैं वो स्थानवाचक। फिर दूसरा कालवाचक, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है। तो जब आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको जो उत्तर मिल जाएगा समझ जाना भैया स्थान है कि काल है। फिर परिमाणवाचक, क्रिया कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो जब कितना कितनी कितना मिल जाता है ना, तो परिमाण की जानकारी देते हैं। और रीति का मतलब ढंग तरीका, क्रिया कैसे हो रही है, कैसे हो रही है। जब भी कभी आप फंस जाएं, एक बार पहली बात तो इतना पढ़ने के बाद आपको समस्याएं नहीं आएंगी, 99% प्रश्न हो जाएंगे। फिर भी अगर 1% में कहीं भी गुंजाइश हो, जरा तनिक भर भी गुंजाइश हो, तो आप ऐसे पता करेंगे कि क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे मोहन छत पर बैठा है, तो बैठने की क्रिया कहाँ कर रहा है, तो कहा आप छत पर कर रहा है, तो वाक्य में जो छत पर है वो कौन सा है, स्थानवाचक। मोहन परसों आएगा, मोहन कब कब आएगा, तो कहा परसों आएगा। तो देखो जो कब के उत्तर मिल रहा है, परसों, कल, 4 बजे, 3 बजे, वो कौन सा हो गया, कालवाचक। तुम बहुत खाते हो, तुम पूछना तुम कितना खाते हो, तो कितने में बहुत उत्तर मिल गया, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक। मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन कैसे चलता है, उत्तर मिला धीरे धीरे, तो धीरे धीरे है कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको नोट कर लीजिएगा, किताबों में मिलता नहीं है ये आपको, ये किताबों में मिलेगा नहीं, ये केवल समझ का एक हेरफेर है कि जब ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया तो तरीके अनेक ढूंढ लिए, जब नहीं आया तो मूड के मूड बने रह गए। तो ये था बेटा हमारा क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण पूरा खत्म हो गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आपको उस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।